नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और हम यहाँ पर हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड आगे आने वाले सालों में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसे भी कवर कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है उसे भी कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेम ट्रिक्स। ठीक है। अभी तक 2014 से लेकर 2022 तक का पेपर हमने जो है प्रीवियस ईयर पेपर वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो आप जब मैंने आपको वो पेपर करवाई तो मैंने आपको ये भी बताया कि उसमें कुछ ऐसी जगहें यूपीएससी की लैंग्वेज जो है वो कुछ इस तरीके की है कि वो यहाँ पर स्टेटमेंट्स को गलत ही कर रहे हैं उस तरीके से। ठीक है। तो अब ये क्या है कि अगर आप उस लैंग्वेज को समझ जाते तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी है जिसे आप वैसे ही गलत कर देंगे। ठीक है। तो अभी मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती है, आपको पता है दोपहर 2:05 पर वीडियो अपलोड हो जाती है। बाकी अभी तक डे नंबर 74 तक हमने क्या किया है, 2014 से लेके 2022 तक के पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब आपको पता है कि 2022 के बाद हुआ है एग्जाम पैटर्न में टोटल शिफ्ट, जिसकी वजह से बच्चे हो गए थे बहुत ज्यादा परेशान। ठीक है। तो अभी मैं वो आगे बताता हूँ। 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और क्या चेंजेस है, कैसे उसे टैकल करना है, वो हम देखेंगे आज। 2023 के पेपर सॉल्विंग की का पहला दिन है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक को सॉल्व। ठीक है। क्योंकि रोज 15 क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ अब क्लास की तरफ। ओके। मेरी स्पीड अगर किसी को स्लो लगे तो वो क्या कर सकता है, वो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख सकता है। ठीक है। अब तो जो भी बच्चे रेगुलरली देख रहे होंगे वो मेरे इस डायलॉग से पक ही गए होंगे, है ना, क्योंकि सुबह की जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें मैं रोज एक टॉपिक पढ़ाता हूँ उसमें भी मैं यही बोलता हूँ, मंथली करंट अफेयर्स करवाता हूँ उसमें भी मैं यही बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवाता हूँ उसमें भी मैं यही बोलता हूँ। बट कोई बात नहीं। 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ही। ठीक है। 2022 का कंप्लीट हो चुका है। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुन लेना। ठीक है। देखो, हुआ क्या, 2014 से हमने स्टार्ट किया, 2014 से लेके 2022 यहां तक हमने देखा कि पेपर में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। बट हाँ, 2014 के मुकाबले 2022 आने तक हमने देखा कि पेपर का लेवल जो है वो बढ़ता गया। ठीक है। वहां पर भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पे पूछे, बट उन्होंने चेंज किया, वो इस टाइप का पैटर्न ऐड करने लगे थे, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन। उन्होंने इस पर बेस्ड पूरा का पूरा पेपर बनाया, विच वॉज डिफिकल्ट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2023 की। ठीक है। 2022 में ये वाला पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया था, कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमें देखने को मिल रहा था, तो हमें उससे समझ जाना चाहिए था कि शायद आगे आने वाले पेपर में सारा का सारा पैटर्न इसी तरीके का होगा। और जो पैटर्न में चेंज हम 2023 में, 2024 में और 2025 में देखेंगे, वही हमें एक्सपेक्ट करना होगा कि हमें 2026 में देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2026 में आपके साथ कुछ ऐसा खेल खेल दिया जाए जो आपने अभी तक देखा ना हो। तो आप प्लीज इस शौक के लिए तैयार होके जाना, वहां पे जाके शौक मत होना। ठीक है। अब देखो जरा, 2023 का पेपर वॉज रिलेटिवली हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड था। ठीक है। और इसी वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो पहले के मुताबिक बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। ठीक है। अराउंड 75 थी आई गेस। ठीक है। तो आप समझो कि चीजें क्या हुआ कि अगर पेपर हार्ड हुआ तो कट ऑफ भी गिर गई। इसका मतलब पता है 75 का क्या है, कि अगर नेट आपके 38 क्वेश्चंस भी करेक्ट होते, 100 में से सिर्फ 38 क्वेश्चंस भी करेक्ट होते नेट, तब भी आपका पेपर क्लियर हो जाता। ठीक है। तो इस बात को समझो कि अगर पेपर हार्ड है तो परेशान नहीं होना। अब आज के जब आप पहले 15 क्वेश्चंस देखोगे, मैं क्यों समझा रहा हूं ना इतना सब, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जो आज के फर्स्ट 15 क्वेश्चन है, उनमें से अगर आप 6 to 7 भी सॉल्व कर लेते हो ना,
अपने नॉलेज एंड एप्टीट्यूड को जोड़कर, तो बहुत बड़ी बात है। पहले 15 क्वेश्चंस हार्ड है इस पेपर के। आगे जाकर ये मत सोचना कि पहले 15 क्वेश्चन देख के ही आप हार मान जाओ, अरे यार ये क्या हो गया, 2022 के बाद 2023 में तो ऐसी तैसी हो गई। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्वेबल हैं, जो आगे आने वाले आपके सेशंस में आपको देखने को मिलेंगे, बट हाँ, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हार्ड थे, ठीक है। तो मैं भी इस बात को मान रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि क्योंकि मैंने पढ़ लिए हैं तो मेरे लिए आसान हो गए, नहीं। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसको देखकर आप उसे इजीली सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब देखो जरा, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक। अब हमें ना इसमें बहुत कुछ अलग नहीं देखने को मिल रहा। हमें देखने को मिल रहा है एक सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया जब भी सिंपल स्टेटमेंट आती है तो वो ठीक होती है, ठीक है। इसके 99% चांस होते हैं। तो अब कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन होना नहीं था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल कंफ्यूजन होना था, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन का कोई अब सिस्टम ही नहीं छोड़ा। बट आप अभी भी लैंग्वेज को तो समझ ही सकते हो ना। अब देखो इधर, चलो इसको नहीं पता छोड़ दो, अभी कोई बात नहीं। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब मैंने क्या बोला, वो ऐसे भी तो लिख सकते थे फीड्स कोलेरू लेक। डायरेक्टली क्यों लिखा उन्होंने, कभी आपने सोचा इतना कि एग्जामिनर ने डायरेक्टली ही क्यों लिखा? एग्जामिनर ने ये क्यों नहीं लिखा कि इट फीड्स कोलेरू लेक, जैसे वो सिंपली लिखते हैं? तो यहां पर कुछ कैच था। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि थोड़ा भाई सोच लो इसे, ठीक है। तो ऐसा कृष्णा रिवर नहीं करती है। सीजनल रिवर्स हैं कुछ, वो ऐसा करती हैं। सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर्स का मतलब वही है कि जो मतलब कि बारिश हुई तो रिवर्स भर गई, फिर उन्होंने कोलेरू लेक को भर दिया। इस तरीके से कुछ सीजनल रिवर्स है वो ऐसा करती हैं। कोलेरू लेक कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद ये बात जो है, ये बात एकदम हो गई है गलत। तो मुझे समझ में आ गया कि ऑल थ्री तो नहीं होगा आंसर। मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कवर लेक। अब पता है क्यों पूछा कि कन्वर लेक को क्यों, कवर है या कन्वर है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसके बारे में क्यों क्वेश्चन पूछा है यार? देखो कुछ लेक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब ये क्या बोला कि मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कवर लेक, वो ऐसे भी तो लिख सकते थे गंडक रिवर फॉर्म्ड कवर लेक, ऐसे भी तो वो लिख सकते थे। उन्होंने ऐसे क्यों लिखा कि मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड दी कवर लेक? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले तो कवर लेक जो है ना, ये एशिया का एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है? मतलब आपको पता है रिवर इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। रिवर इस तरीके से फ्लो करती है। होता क्या है कभी कभार जब इरोजन ज्यादा हो जाता है तो इस वजह से वो इस तरफ जाने लगी और इस तरफ जाने लगी। अब क्या है कि फ्लो धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है, जिस तरीके से वो मेयांडर कर रही है उस तरीके से फ्लो कम भी होता जा रहा है। तो एक टाइम बाद जब फ्लो इतना नहीं रहा तो क्या हुआ, उस तरफ से रिवर ने मूव करना बंद कर दिया और इस वजह से यहाँ पर ऐसे एक लेक बन जाता है छोटा सा। इसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, मियांडरिंग की वजह से बनता है। बट द क्वेश्चन इज, देख वो ऐसे तो लिख सकते हैं ना गंडक रिवर जो है वो कवर लेक फॉर्म करती है, बट उन्होंने देखो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी, उन्होंने यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करी। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि ये भी गलत है, यहाँ गंधक नहीं है, ये बूढ़ी गंधक है। दोनों डिफरेंट है। बूढ़ी गंधक आप समझ गए होंगे पुरानी है, नाम इसलिए गंधक लिखा है, ठीक है। तो डिफरेंस है। और देखो वो डायरेक्टली तो बता नहीं सकते ना आपको, वो ना ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको हर एक लेक का पता होगी कौन सी रिवर उसको मतलब कि वाटर प्रोवाइड कर रही है। बट वो आपको स्टेटमेंट में ही कुछ ना कुछ हिंट्स प्रोवाइड करते हैं। उन्हें ये ठीक करना था झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा ऐसा कि यहां से आती है वहां से जाती है मेंडर करती है डायरेक्टली करती है, कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिख दिया। और इसीलिए यही करेक्ट था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हार्ड था। अगर आप इसे छोड़ देते, नहीं सॉल्व कर पाते, इट देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या सोच सकते हैं अगली बार अगले क्वेश्चंस को देखकर, आप वो सोचिए, ठीक है। बस इस चीज को देखिए, मैं आपसे ये चाहता हूँ। और ये पेपर हार्ड है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे याद रखना, ये जो झेलम रिवर है ये कहाँ से आती है, कहाँ से हमें देखने को मिलती है, तो एक वेरीनाग लेक है।
वेरीनाग लेक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है झेलम रिवर का। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली नॉलेज बेस्ड। ठीक है, पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देर इज नो डाउट कि पोर्ट्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन को गलत करेंगे। ठीक है, बट मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैंने आपके लिए आगे सारे पोर्ट्स ऐड कर दिए, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया, तो अब नहीं पता होगा तो प्लीज याद कर लेना, आगे आने वाले सालों में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा सोच लो, उसके बाद हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है कि कामराजर पोर्ट जो है, ठीक है, जिसे एन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं, वो फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया का जिसको एज अ कंपनी, मतलब कॉरपोरेट पोर्ट इसे बोला जाता है, कि एक कंपनी ने खरीदा हुआ पोर्ट है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। ये यार देखो, ये नॉलेज है, अब इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, या अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती उसमें भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट है, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में आपको देखने को मिलता है। क्या ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है इंडिया का? ये देखो, ये बोला फर्स्ट मेजर पोर्ट, बिल्कुल ठीक। क्या लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड मुंद्रा पोर्ट है? बिल्कुल एकदम सही बात है। उसके बाद विशाखापट्टनम के बारे में बोला है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन पोर्ट इंडिया, बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सा है? ये आपको देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। मैं आगे दिखा दूंगा इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, बट दिस वाज प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी आप एप्टीट्यूड नहीं लगा सकते। ठीक है, बस आपको याद रखना था ये। देखो, सारे पोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, क्या है? इंडिया हैज 13 मेजर पोर्ट्स, जिसमें से 12 पोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड है और एक कॉर्पोरेट है। ठीक है, ये मेजर पोर्ट्स की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वेस्ट कोस्ट पे कम आपको मेजर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेजर पोर्ट्स। ठीक है, और 7 जो है वो कहाँ पर है? ईस्ट कोस्ट में। मेजर पोर्ट्स की बात चल रही है, माइनर पोर्ट्स की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गई, और जो आपको याद रखना है कि वेस्ट कोस्ट पर जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कम है ईस्ट कोस्ट के मेजर पोर्ट्स से। ठीक है, अब वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से पोर्ट्स है पता होना चाहिए। ठीक है, कांदला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसको क्यों जाना जाता है? इसे टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुंबई पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। आगे आने वाले सालों में ये इंफॉर्मेशन बोली जा सकती है। इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, अब क्योंकि मुंबई पोर्ट पर बहुत ज्यादा जो जिसे हम कहते हैं कि कार्गो बढ़ गए थे, तो इस वजह से उसके साथ ही साथ एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम से जाना जाता है, नवा शेवा पोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, कहाँ का? इंडिया का, और यही स्टेटमेंट नंबर 3 में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है पोर्ट्स के लिए इनफ है, इतना पढ़ लो बहुत है। मोरमू गांव की बात करें तो मोरमू गांव कहाँ पे? यहां से याद रखना, गांव गोवा। ठीक है, उसके बाद न्यू मैंगलोर, बैंगलोर कर्नाटका। बैंगलोर कर्नाटका, दोनों वहीं पे है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसको गेटवे ऑफ कर्नाटका के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इस पोर्ट को। फिर उसके बाद कोचीन की बात करें, कोचीन आपको पता ही है, केरला में इतना पुराना पोर्ट है ना।
तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये एक मेजर स्टॉप देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, जो कि एक इंटरनेशनल क्रूज शिप्स का स्टॉप है। ठीक है, ये चीज प्लीज याद रखना। उसके बाद आ जाओ ईस्ट कोस्ट पर। ईस्ट कोस्ट पर आपको फिर से ऊपर से नीचे चलेंगे। कोलकाता, जिसे हल्दिया पोर्ट भी बोला जाता है, ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। ये आपको याद रखना है। ये ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है इंडिया का। माइनर रिवराइन पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजर पोर्ट भी है और रिवराइन पोर्ट भी है। कहाँ का? इंडिया का। एंड इट इज दी ओनली वन। याद रखना, माइनर की बात नहीं चल रही, मेजर की चल रही है, प्लीज याद रखना। पैरादीप पोर्ट की बात करें, जो कि कहां पर है? पैरादीप पोर्ट है ओडिशा में। इसके बारे में बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लोकेशन याद रखना। विशाखापट्टनम, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, आपको ऑप्शन में दिया था बट गलत दिया था। वो क्या है? वो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, ये प्लीज आप याद रखना। एन्नोर पोर्ट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई थी कि कामराजा पोर्ट के बारे में, तो वो यही है। उसे मैंने आपको बताया था, तब एन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं। ये इंडिया का पहला कॉरपोरेट पोर्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको क्यों बनाया गया था एन्नोर पोर्ट को? ताकि जो चेन्नई का कंजेशन है, एक्स्ट्रा कार्गोज आती हैं, उसको कम किया जा सके। तो चेन्नई पोर्ट कहाँ पे? चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु का लार्जेस्ट पोर्ट है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है, सॉरी, ऑन द ईस्ट कोस्ट। प्लीज याद रखना, लार्जेस्ट पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट। प्लीज इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और टोटल में पूरा वेस्ट हो या ईस्ट हो, उसमें कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये कौन सा है? ईस्ट कोस्ट का लार्जेस्ट है, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट की बात करें, जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी बोला जाता है, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। फिर आता है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ये आपको याद रखना है। तो आपको मेजर पोर्ट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से बनेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फिर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज यहाँ पे फिर से वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा चीजों को आसान बनाऊं। इस क्वेश्चन को करना भी इट वाज डिफिकल्ट, देखो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है कि डेसिडियस ट्री क्या होते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इसमें से कौन सा अलग है। देखो, लेकिन उसके लिए आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। डेसिडियस पढ़ा हो, एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़े हो, ठीक है, सारे फॉरेस्ट आपने पढ़े हो, तब आप कर सकते हो। लेकिन एक अगर हम एप्टीट्यूड के हिसाब से जाएं, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें से पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द अबव आर। अब बोल दिया हाउ मेनी ऑफ द अबव आर। अगर आपको भी पता है कि अगर उन्हें लिखना, अगर एक ही करेक्ट होता और या फिर एक भी करेक्ट नहीं होता, वो इज आर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने लिख दिया आर, तो इतना तो पता चल गया, एक से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो जरा, टीक की बात करें, तो चलो हमें पता है डेसिडस ट्री है। देखो, महुआ और टीक दो बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि कॉमन एग्जाम्पल है डेसिडस ट्री के। सैंडलवुड, एक्सेलवुड, ये सारे जो हैं, रोजवुड, ये सारे जो हैं डेसिडस ट्री के बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल्स हैं, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि उन्होंने महुआ हो गया, टीक हो गया, ये कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ एक जैक फ्रूट क्यों डाला है? जैक फ्रूट आपने बहुत कम सुना है। ठीक है, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि इसको आप एप्टीट्यूड से ऐसे कर सकते थे कि दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं और एक बहुत ही अलग सा ऑप्शन दे दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप एवरग्रीन पढ़ेंगे, अगर आप डेसिडियस पढ़ेंगे, अगर आप ड्राई डेसिडियस, मॉइस्ट डेसिडियस, मैनग्रूव्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे डेजर्ट लाइक ट्रीज कौन से होते हैं, तो आपको जब डिफरेंस समझ में आएगा, तो आपको पता चलेगा कौन सा ट्री कहाँ पे है। माउंटेनियस रीजन के आप ट्रीज पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो जैक फ्रूट क्या है? एक एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला ट्री है।
ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। बट आप जैक फ्रूट इतने आसानी से सुनते नहीं है ना? जिन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खाया भी होगा, है ना? तो ये क्या है कि इस तरीके से आप पता लगा सकते थे। बट मैं वही कहूंगा कि ये चीजें वर्क नहीं करती है जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, तो दिस वाज अ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ओनली टू जो है वो करेक्ट है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, इस चीज को आपको याद रखना है। इस पे आप मान लो कि चलो आपका एप्टीट्यूड नहीं लगा, ठीक है, बट ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने क्या किया है यहाँ पे, डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में आपको समझा दिया है। देखो, अब पढ़ लेते हैं ना जब आगे। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल पे लेके चलूंगा। जैसे मैंने बताया रोजवुड, सैंडलवुड, क्या बताया था मैंने, एक्सेलवुड, महुआ, और टीक साल। टीक साल तो याद रखना, टीक साल, टीक साल, टीक साल, ये तो एक साथ ही आएंगे। शीशम हो गया, आंवला हो गया, बैम्बू हो गया, तेंदू हो गया, पलस हो गया, अमलतस हो गया, बेल हो गया। ये सारे कौन से हैं? ये सारे डेसिडस फॉरेस्ट के हैं। ठीक है, डेसिडस फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। डेसिडस फॉरेस्ट क्या है? ये इंडिया का मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप है, मोस्ट वाइड स्प्रेड। ठीक है, ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? प्लीज अब याद रखना, आ सकता है आगे। हिमालयन फुटहिल्स में, सेंट्रल इंडिया में, एंड डेक्कन प्लेट्यू में, यहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं डेसिडस फॉरेस्ट। और इंडिया के सबसे मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप है। ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं ड्राई सीजन में। ठीक है, ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि पानी की जरूरत होती है, और जितने कम चीजें पेड़ के ऊपर होंगी, जितनी कम लीव्स होगी, उतना कम पानी का यूज होगा। ठीक है, तो टू कंजर्व वाटर। उसके बाद इन्हें भी दो टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया। एक है मॉइस्ट डेसिडियस, एक है ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट का मतलब वहां पे पानी ज्यादा होगा, तो 100 से 200 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होती है। कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जो वेस्टर्न घाट्स है उनके ईस्टर्न स्लोप्स में, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, एंड ओडिशा में, मेनली वहां पर जहां पर पानी और रेनफॉल जो है इतनी होती है। ड्राई डेसिडियस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पर 70 से लेके 100 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होती है। एंड आप याद रखना कि ये 28 से 29% ऑफ इंडिया को कवर करते हैं। 28 से 29% को ऑफ इंडिया को ये कवर करते हैं, मतलब ये मॉइस्ट डेसिडियस से भी ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जो रेनियर पार्ट्स हैं पेनिनसुला के एंड दी प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार के, वहां पे आपको ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेगा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है इस बार डेसिडियस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, आगे जाके एवरग्रीन के ऊपर पूछ ले। तो मैंने वैसे तो आपको बोला है कि मैं आपको ये करवाऊंगा फॉरेस्ट वाला सारा पार्ट, जिसमें और क्लाइमेट वाला सारा पार्ट, जिसमें मैं एक एक लेक्चर में आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा, एक एक घंटे का लेक्चर लेके। ठीक है, क्योंकि पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक आ रखा है। बट फिर भी मैं यही बोलूंगा, मुझे बस ये सीरीज एंड करने दो। मैं एक बार ये सीरीज एंड कर देता हूँ, उसके बाद में ये सारी चीजें, शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात सामने रखता हूँ। अभी जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री करवाया, उसको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे एकदम से जंप कर जाऊं, है ना? वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस पे कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट को दिमाग से निकालना, पढ़ाने के लिए, देखो पढ़ना और पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है। आपके अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनमें पढ़ाने की कला होगी, बट वही है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जाने में ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए आप देखोगे कि एक जो आपका टीचर होता है कोई भी, वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट जाने में टाइम लगता है कि आपको वो चीज पढ़ानी है, आपको खुद भी थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। तो मुझे बस क्या करने दो, एक बार ये सीरीज एंड करने दो। ये सीरीज एंड हो जाए, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री आपको करवा दिया है, आप उसके लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें भी करवाऊंगा, पर थोड़े टाइम के साथ। एकदम से करवाऊंगा तो फिर आपके लिए ही कंटेंट की भी कमी होगी, ठीक है, और आपके लिए ही भी क्वालिटी ही कम होगी, ज्यादा तो नहीं हो सकती, है ना? तो मुझे बस थोड़ा टाइम दो। अब देखो जरा, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो हमने ऊपर डिस्कशन कर लिया है। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यहाँ पे आपको ये मेनली देखने को मिलेंगे। प्लीज इन चीजों को याद रखना, और इन एग्जाम्पल्स को प्लीज याद रखना। एग्जाम्पल्स के बेसिस पे ही आपको डिफरेंस क्रिएट करना है।
ठीक है, क्योंकि जब वो अगर बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे उसमें जब एग्जाम्पल देंगे ना कि ये ट्री यहाँ पे होते हैं, तो एग्जाम्पल से ही आपको पहचानना है। अब देखो, दिस क्वेश्चन वाज वेरी हार्ड। ठीक है, नहीं किया जा सकता अगर आप को इंडिया और चाइना के बीच के एग्रीकल्चरल सिस्टम का नहीं पता। कैसे करोगे भाई, नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस वाज रिलेटिवली अ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, किससे, बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, बट फिर भी मैं कहूंगा एक बार पढ़ो और फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला गया इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, कि इंडिया के पास ज्यादा एरेबल एरिया है चाइना से। अब द थिंग वाज दिस कि एरेबल का मतलब क्या है? एरेबल का मतलब है कि वो लैंड जहां पर कल्टीवेशन किया जा रहा है फॉर एज अ कमर्शियल क्रॉप उगाई जा रही है, कमर्शियल क्रॉप उगाई जा रही है, क्रॉप उगाई जा रही है। अब देखो, मुझे पता था, देखो मैं क्यों किन स्टेटमेंट्स को सही करता किन स्टेटमेंट्स को गलत करता, मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। बट इट वाज अ हार्ड क्वेश्चन, मैं इस बात को मानता हूँ। देखो, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया दैन चाइना। अब मुझे पता है कि चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड बहुत बड़े लेवल पे वो एक्सपोर्ट भी करती है और अपने यहाँ पर ट्रेड भी करती है ना। हमें हम सबको इसके बारे में पता है। ठीक है, और कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए। कमर्शियल क्रॉप्स आपके वो चीजें होती हैं जो एक रूम में भी उगा दोगे ना आप तब भी, जैसे सैफरन हो गया, जैसे आपके मशरूम्स हो गए। तो ये यहाँ पे नहीं लिखा कि बहुत बड़ा एरिया है प्रोडक्टिविटी के, सॉरी उसके लिए, जो इन्होंने यूज किया है एग्रीकल्चर लैंड इनके पास सबसे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं लिखा, एरेबल एरिया लिखा है। मतलब कि जो कमर्शियल क्रॉप है उसको उगाने उगाने के लिए जो एरिया यूज किया जाता है चाइना में, वो इंडिया से ज्यादा है। अब मुझे इतना पता था कि यहाँ पर इंडिया से ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं और वो भी कमर्शियली। तो मैं इस बात को मान सकता था और मैं इसको मान के चलता हूँ, और जब मैंने इसका आंसर देखा बिल्कुल सही था कि चाइना के पास एरेबल एरिया इंडिया से ज्यादा है। एक मिनट रुकना, इंडिया हैज मोर एरेबल, इंडिया नहीं, चाइना के पास ज्यादा है। तो ये गलत हो गया ना, मैंने क्या बोला, चाइना के पास ज्यादा है, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं इसको गलत मानता। बट जब मैं यहाँ पे आया, द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। ठीक है, अब मैं इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। क्यों? क्योंकि यार अब इतना कैसे आप याद रखेंगे कि कितना प्रपोर्शन जो है वो इरिगेटेड एरिया इंडिया का ज्यादा है या फिर चाइना का ज्यादा है, कंपेयर अगर आप करते हैं तो इट वाज अ रिलेटिवली हार्ड स्टेटमेंट टू रिमेंबर कि ऐसा होता है या नहीं होता। बट अब फिर जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं बाद में, तो हम इस बात को देख लेते हैं, चाहे हमें उस टाइम पे आया हो या ना आया हो एग्जाम में। देखो, इंडिया जो है उसमें आप देखेंगे 48% जो लैंड है वो इरिगेशन लैंड के अंडर आती है। ठीक है, उसमें इरिगेशन होता है। और चाइना में इट इज 41%। तो बहुत बड़ा भी डिफरेंस नहीं देखने को मिला हमें। तो इस वजह से अब आप समझ रहे होगे क्यों हार्ड है ये, है ना। अगर ऐसा दिखता है यहाँ पे 10 है इधर 50 है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हमें शायद समझ में आ सकता था, बट ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत थी। फिर इधर आ जाती है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हाइयर देन दैट इन चाइना। अब मैं इस बात को एकदम गलत मानता। क्यों मैं इस गलत मानता? क्योंकि मुझे पता है कि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जरूरी नहीं है कि इंडिया चाइना से आगे हो। क्यों? क्योंकि हमने देखा, एक चीज हम देखते हैं कि वहां की टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया की टेक्नोलॉजीज के मुताबिक थोड़ी सी ज्यादा आगे हैं। ठीक है, तो मुझे इतना पता था कि एवरेज प्रोडक्टिविटी में इंडिया आगे हो। ठीक है, हाँ, इरिगेटेड लैंड हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा है इंडिया में चाइना से ज्यादा, अगर ऐसी कुछ बातें लिखी होती तो मैं मानता। बट वही कमर्शियल क्रॉप इंडिया में ज्यादा है और चाइना में कम है, मैं इसको थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन कर सकता था। ऐसी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि इंडिया और चाइना में कंपैरिजन करें और आपसे बोला जाए कि एवरेज प्रोडक्टिविटी कहाँ पे जाता है, तो आप में से 90% लोग बोलेंगे चाइना में। और वही चीज यहाँ पे उल्टी लिखी हुई थी, तो मैं इसको उस अपनी सेंस से गलत करता।
बट द थिंग वाज दिस कि फिर भी सेकंड स्टेटमेंट जो थी इट वाज अ क्वेश्चन। तो या तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन बचते, या तो मैं ओनली वन करेक्ट करता और या तो फिर मैं नन करता। ठीक है, तो अभी जब हमें आंसर पता है तो हमारे लिए इजी हो गया ऐसे करना कि हाँ ठीक है ओनली वन ही होगा। बट यस दिस वाज हार्ड कि ऐसे कैसे पता चलेगा, है ना। बट मैं वही कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो 75 गई थी, 75 के अराउंड। ठीक है, मेरे को करेक्ट कट ऑफ याद नहीं है, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इतनी गई थी, तो आप सोचो कि बहुत हाई कट ऑफ नहीं थी। 40 क्वेश्चन भी नेट करेक्ट होते तो आप इसे आराम से क्लियर कर जाते, है ना। 38 to 40 क्वेश्चन भी ठीक होते आपके नेट। तो मैं कह रहा हूँ कि आज के 15 क्वेश्चंस आर हार्ड, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर ही ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो नहीं हो पाते। बट ठीक है, हमें करने हैं, हमें देखना है कि हम क्या पकड़ सकते हैं यूपीएससी की लैंग्वेज में। तो हम उस तरीके से सेशन को लेके चल रहे हैं और थोड़ी बहुत नॉलेज तो हमें लेनी ही है। ठीक है, अब देखो जरा, अब ना इसमें ये लोग बोल रहे थे हार्ड क्वेश्चन है, बट मैं इसको सिंपल अगर आपको बताऊं ना, तो ये मैं इसे सिंपल क्वेश्चन में रखता हूँ। मैं इसे सिंपल क्वेश्चन में क्यों रखता हूँ, देखो आज मैं आपको 10 सेकंड्स नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे इनसे, क्योंकि 2022 से लेके जब हम 2023 पे आ रहे हैं ना, तो लेवल में बहुत चेंज आ चुका है। तो मैं बस वही लेवल आपको पकड़ाने के लिए आज ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। बट नेक्स्ट क्लास से मैं आपको टाइम दूंगा, ताकि आपको जो अभी शौक लगेगा ना आज के 15 क्वेश्चन देख के, वो मतलब कि ठीक हो जाए, उसमें आप ज्यादा परेशान ना हो जाओ। देखो यहाँ पे बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिपीटेड फॉल्स इन द सी। मतलब कि क्या है, ये कोई एरिया था। ठीक है, ऑब्वियसली कोई कोस्टल एरिया होगा, तभी सी लेवल की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि आता था पानी, पहले इधर तक आता था, मान लो इधर तक आता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि रिपीटेड फॉल्स की वजह से पानी फिर कम जगह आने लगा, इधर आने लगा, इधर आने लगा, फिर क्या हुआ और कम होने लगा। तो अब जहां तक यहाँ पानी आता था वहां पूरा पानी नहीं आता, पर हाँ यहाँ पे पानी तो होगा, यहाँ पे पानी तो होगा, लेकिन अब जो है वाटर इधर तक नहीं आता, ऐसा बोला गया रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल। तो आज के हिसाब से बोला कि जो है कि गिविंग राइज टू अ प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एरिया को एक्सटेंसिव मार्शलैंड बोलते हैं। मार्शलैंड, अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि मार्शलैंड वो होते हैं जहां पर हल्की हल्की आपको ज्यादातर ग्रासेस देखने को मिलेगी उस लैंड में, और वो पूरा पानी से भरा हुआ होगा। ग्रासेस देखने को मिलेगी, कोई वुडी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता जैसे मैनग्रोव्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मार्शलैंड ये होता है। ये अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी होती तो ये आपको पता होता। बट फिर भी अगर नहीं भी पता है तो भी देखो कितना सिंपल है। अगर यहाँ पे बोल दिया है कि ये मार्शलैंड है, तो ये सॉल्ट पैन कैसे हो सकता है। सॉल्ट पैन अलग है, मार्शलैंड अलग है। अगर मार्शलैंड बोल दिया गया है तो मैनग्रोव्स कैसे हो सकता है, मैनग्रोव्स अलग है, मार्शलैंड अलग है। अगर मार्शलैंड है तो स्वैम्प कैसे हो सकता है, भाई स्वैम्प अलग है, मार्शलैंड अलग है। बट इधर तो कुछ दिया ही नहीं गया। अब आप समझे कि इन्होंने क्या खेल खेला। इन्होंने मार्शलैंड, उन्हें अगर किसी को पता है कि ये अलग ज्योग्राफिकल एरिया है, तो ज्योग्राफिकल एरिया है या फिर आप बोलो कि एक अलग एनवायरनमेंट है मार्शलैंड, तो आपको पता है कि वो मैनग्रोव, सॉल्ट पैन या स्वैम तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो मार्शलैंड से अलग है, तभी तो अलग अलग नाम रखे गए हैं। बट यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पे तो बस एक जगह का नाम लिख दिया, रन ऑफ कच्छ। तो यही आंसर था। ठीक है, और रन ऑफ कच्छ में ही हमें मार्शलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि चाहे आपको नहीं भी पता होता ना, दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते तो आपको पता होता मार्शलैंड भाई मैनग्रोव में डिफरेंस है, मार्शलैंड सॉल्ट पैन में डिफरेंट है, मार्शलैंड और स्वैम्प में डिफरेंस है। तो इन्होंने यहाँ पे ये क्यों दिए, और इसको एकदम सिंपल रख दिया, इसको रन ऑफ कच्छ लिख दिया, डायरेक्ट रीजन का नाम। यहाँ पे भिटरकनिका के मैनग्रोव्स के बारे में बात करी गई, इधर मराकन्नम के सॉल्ट पैन की बात करी गई, इधर नौपड़ा के स्वैम्प की बात करी गई, बट इधर सिर्फ रीजन लिख दिया, रन ऑफ कच्छ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या वो मतलब कि कनेक्टिंग पॉइंट्स है जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो पहले 4 क्वेश्चन करके बच्चों को शौक लग गया होगा, तो उनको 5वें क्वेश्चन में ये चीज दिखी नहीं होगी। और यही वो शौक है जो मैं नहीं चाहता आपको लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ पेपर हार्ड आएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन हार्ड दिखे उसे इनिशियली स्किप कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करना। अब देखो, ये भिटरकनिका मैनग्रोव्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओडिशा में। ठीक है, आपको ये मराकनम कहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलनाडु में।
ठीक है, यहाँ पे कमर्शियली सॉल्ट पैन्स होते हैं जहाँ पे कमर्शियली सॉल्ट को बनाया जाता है, कमर्शियली सॉल्ट को बनाया जाता है, उसको सॉल्ट पैन्स बोलते हैं। तो तमिलनाडु में एक जगह है ये सॉल्ट पैन जहाँ पर कमर्शियली सॉल्ट की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, नाउदपा स्वयं की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश। तो ये रन ऑफ कच्छ ही हमारा राइट आंसर है। मार्शलैंड थोड़ा सा ना, मैं पहले आपको फोटो दिखाता हूँ फिर मार्शलैंड के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये रिपीटेड सी फॉल्स की वजह से ऐसा होता है कि पानी यहाँ पे रह जाता है, बट अब यहाँ पे सी का पानी नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, क्या आपको कोई वुडी स्ट्रक्चर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो मैनग्रोव्स कभी हो ही नहीं सकते थे, सिर्फ ग्रासेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये होता है मार्शलैंड। अब थोड़ा सा मार्शलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्शलैंड क्या है? एक टाइप का वेटलैंड है। ठीक है, टिपिकली डिफाइंड एज लो लाइंग वाटर सैचुरेटेड, वाटर सैचुरेटेड का मतलब कि इनफ पानी यहाँ पे है जितना चाहिए, एंड वाटर सैचुरेटेड प्लस लैंड डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो कि किसके द्वारा डोमिनेट किए गए हैं? हर्बैशियस। हर्बैशियस क्या होते हैं? नॉन वुडी प्लांट्स, जो मैंने अभी आपको ग्रासेस दिखाई ना, वही आप समझ लो। ठीक है, तो ये किससे ज्यादा लैंड डोमिनेटेड, इन जो वाटर सैचुरेटेड लैंड जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, वो किससे डोमिनेटेड होती है? हर्बैशियस से। हर्बैशियस क्या है? एक नॉन वुडी प्लांट है। अब आगे आने वाले सालों में हो सकता है किसी एग्जाम्पल में आपको हर्बैशियस दिख जाए, तो आपको याद रखना है हर्बैशियस क्या है? एक नॉन वुडी प्लांट है, प्लीज याद रखना। ठीक है, हाइड्रोलॉजी की बात करें यहाँ पर, तो ये जो एरियाज होते हैं ये वाटर लॉक्ड होते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, मिनरली रिच होते हैं, मक सॉइल देखने को मिलती है, बट एक चीज है जो यहाँ पे नहीं होती, एंड दैट इज ऑक्सीजन इन सॉइल। ऑक्सीजन इन सॉइल। अब ये ऑक्सीजन सॉइल में नहीं होती, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था, वो सारे फार्मलैंड्स जहां पर वाटर भर दिया जाता है, जैसे पैडी फील्ड्स हैं, पैडी फील्ड्स हैं, ठीक है, वहां पे पानी भर दिया जाता है, तो जो एटमॉस्फेयर है वहां से सॉइल के बीच में एक लेयर बन जाती है, एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में, किसकी? वाटर की। अब एयर जो है वो सॉइल में नहीं जा पाती है, जब एयर नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी नहीं जा रही, इस वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे जो भी रिएक्शन होता है सॉइल में, वो कैसा होता है? वो हमारा हमें देखने को मिलता है एनारोबिक। और एनारोबिक जब ये होता है यहाँ पे, तो हमें उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? जब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, तो इस वजह से पैडी फील्ड से फिर हमें मीथेन निकलती हुई दिखती है। तो ऑब्वियसली ये रीजन भी वैसा है जहाँ पे वाटर लॉक्ड है, पानी इतना ज्यादा है कि सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच में गैप बन गया है, इसकी वजह से यहाँ पर भी जो सॉइल होगी उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। मैंने कहीं पे लिखा तो होगा ही यहाँ पे, हाँ, हैव हाई न्यूट्रिएंट लेवल्स, हाई प्रोडक्टिविटी, बट ये जो सॉइल होती है जनरली एनॉक्सिक होती है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और इस वजह से इस मार्श लैंड से भी आपको मीथेन निकलती हुई दिखेगी, रीजन यही है। ठीक है, कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट अलग चेंज नहीं होता, अब वो कोई चीज नेचुरली हो रही है या आर्टिफिशियली करी जा रही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, फिर ये जो एरिया है मार्शलैंड, ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करते हैं, किसके बीच में? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। किसके बीच में? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे स्वैम्प्स होते हैं वो तो डोमिनेटेड है ट्री से, जो बॉग्स होते हैं वो एसिडिक पीटलैंड्स होते हैं, जो मार्शेस होते हैं वहां पे आपको हर्बैशियस देखने को मिलेंगे, नॉन वुडी प्लांट्स, और वहां पर आपको जो अल्कलाइन लेवल है, मतलब कि अल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पूरे का पूरा मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 0 है, ये 7 है, ठीक है, और -7 मान लो, ये +7 है। ठीक है, अगर आप 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे आपको एसिडिक करेक्टर देखने को मिलेगा, अगर आप 0 से राइट साइड जाएंगे तो आपको बेसिक करेक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो सॉइल होती है मार्शेस की, वो आपको न्यूट्रल से लेके थोड़ा उनका बेसिक करेक्टर देखने को मिलता है, और इसे ही हम एल्कलाइन पीएच बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, साइंस की टर्म है, जिनके पास साइंस होगी, ठीक है, 11th-12th में, उन्हें ये बात इजीली समझ में आ गई होगी, बट जितना मैंने बताया, जिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, वो बस इतना याद रख लो। ठीक है, यहाँ के जो वेजिटेशन है वो हाइड्रोफाइट्स होती हैं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब आपको सिंपली पता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे हमें हर्बैशियस देखने को मिल रहे हैं जो वाटर में ही उग रहे हैं, वाटर लॉक्ड एरियाज में रुक रहे हैं, तो हाइड्रोफाइट्स ही होंगे वो। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है? जो पानी को पसंद करते हैं प्लांट, वो होते हैं। हाइड्रोफोबिक प्लांट्स कौन से होंगे? जो पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, सूखे एरिया में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स का एग्जाम्पल कौन कौन से? ग्रासेज, रशेज, रीड्स, सेजेस, कैटेल्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि इनकी जो हाइड्रोलॉजी है, मतलब यहाँ पे जो पानी जमा होता है, क्या वो परमानेंटली है? देखो दोनों है, परमानेंटली भी है, सीजनल भी है, दोनों आपको याद रखना है।
ठीक है, तो आई होप आपको मार्शलैंड के बारे में अब समझ में आ गया होगा। और याद रखना मार्शलैंड एक टाइप का वेटलैंड है। ठीक है, वेटलैंड के बारे में 2014-15 के पेपर में मैंने आपको बहुत डीप में समझाया, क्योंकि वहां पे वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे फोटो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आप बेसिक अपने उससे कर लोगे दिमाग लगा के। ठीक है, कैसे कर लोगे अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो 15 सेकंड्स दे रहा हूं आपको, थोड़ा सोच लो, तब तक मैं अपने गले को रेस्ट दे देता हूं। चलिए। चलिए अब देखिए जरा, यहां पे हम बात कर रहे इल्मेनाइट एंड रुटाइल की। ठीक है, ये बोला गया ये एविडेंटली अवेलेबल है सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स में ऑफ इंडिया। और बोला गया, देखो वो बोल सकते थे डायरेक्टली कि ये जो है ये किसके रिच सोर्सेज है, इतना लिख सकते थे, बट उन्होंने लिखा कि कोस्टल ट्रैक्ट्स में मिलते हैं, एविडेंटली अवेलेबल हैं इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स। फिर बोला गया है आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो एक चीज सोचो, आपको एल्यूमिनियम दिखा, कॉपर दिखा, आयरन दिखा, टाइटेनियम दिखा, इनमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पल मेटल्स के कौन से हैं? जैसे आप मेटल्स पढ़ते हैं तो आपको कॉमन एग्जाम्पल कौन से देखने को मिलते हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, लेड, जिंक, यही सारे देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी कॉमनली टाइटेनियम को सुना? नहीं। तो इन्होंने तीन इतने कॉमन एग्जाम्पल के साथ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन के साथ टाइटेनियम क्यों लिखा? अब मैं एज अ एग्जामिनर, जैसे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ बनाता हूँ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ऐसा ही करूँ कि एक ऐसा एक मतलब कि जो राइट आंसर है अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मैं तीन सिंपल चीजें यहाँ पे लिख दूं। क्यों? क्योंकि आपने कॉमनली वही पढ़ा है, तो आपका कॉन्शियस क्या कहेगा? आपका कॉन्शियस कहेगा इनमें से ही आंसर होगा। जो चीज आपने पढ़ी नहीं होती ना, आप उसकी तरफ ज्यादा नहीं देखते। और ये एग्जामिनर को पता है। देखो एग्जामिनर इंसान है, ठीक है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से मैं इनको कंफ्यूज कर सकता हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स कुछ नहीं है, प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ लोगों को छांटने का तरीका है। ठीक है, आप देखो कि 10 लाख फॉर्म भरेंगे, 5 लाख लोग आके पेपर देंगे, उनको उसमें से लोग निकालने हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उन लोगों को वहां से निकाल देंगे जिनके पास एप्टीट्यूड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप जब भी पेपर को सॉल्व करते हो ना, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, देखो आप अभी मेरे साथ कर रहे हो, आप ऐसा तो नहीं है कि आप फिर से जब करोगे तो आप बार बार क्लासेस देखोगे। हो सकता है आप देखो, हो सकता है आप नहीं देखो। तो जो नहीं देखने वाले उनको मैं बता देता हूँ कि आप अगर खुद करेंगे अब सॉल्व, तो आप प्लीज ये देखना कि कोई भी स्टेटमेंट अगर गलत हुई है तो वो क्यों गलत करी गई है, क्या उसमें ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से उसे गलत करी है, और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें पता हो। ये अगर आप सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे देखो, एक तो दो चीजें हमें देखने को मिल गई जो एकदम न्यू थी, फिर हमारे साथ तीन कॉमन मेटल के एग्जांपल्स डाले और एक टाइटेनियम डाल दिया जो हमें इतना नहीं सुना हुआ है पर एक मेटल है। ठीक है, और वही आंसर था। समझे इस चीज को? अब ये चीजें आप एक बारी में पढ़ के नहीं कर सकते, बट ये चीजें आप कर कब कर पाएंगे? जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और आपके दिमाग में आ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, एग्जाम देने से पहले आप एटलीस्ट 3 बार इनको रिवाइज कर लेना, चाहे आप क्लास देख के करो या बिना क्लास देखे करो। एटलीस्ट 3 से 4 बार आप प्लीज कर लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में जब आप बैठोगे कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे कि हाँ मुझे पता है कि यूपीएससी की लैंग्वेज क्या है और मैं कैसे इन्हें ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने, क्योंकि देखो अब एप्टीट्यूड हमने लगा लिया, ठीक है, अब हमें अपनी नॉलेज को भी तो बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इल्मेनाइट और ल्यूटाइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है। देखो
जो ये आपको इल्मेनाइट और र्यूटाइल देखने को मिलता है, ये दो मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट मिनरल्स हैं जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होते हैं। किसकी? टाइटेनियम की कमर्शियल प्रोडक्शन में। टाइटेनियम क्या एक टाइप का मेटल है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। इंडिया में इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे होती है? ये मिनरल्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हैवी मिनरल सैंड की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं? कोस्टल ट्रैक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे, केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, वो आपको स्टेटमेंट में भी दिया गया था कि ये कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है? ये हाईली वैल्यूड है टाइटेनियम, ठीक है, फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, कि वेट जो है वो कम होता है पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कोरोजन रेसिस्टेंट होता है, मतलब कि कोरोजन इसमें नहीं देखने को मिलता है जैसे हमें आयरन में देखने को मिलता है, ठीक है। इस वजह से ये एसेंशियल बन जाता है एरोस्पेस सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इसलिए इसकी वहां पे इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा अब इतना पढ़ लेना टाइटेनियम के बारे में, बिकॉज अब एक बार बोल दिया ना, आंसर में आ गया। अब हमें टाइटेनियम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन पूछा जाता है टाइटेनियम से, तो पक्का वो ये पूछेंगे ये कहाँ पे मिलते हैं, तो प्लीज अब इसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दिस क्वेश्चन इज प्योर, मैंने आपको क्या बोला था, आप 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, 7 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे 15 में से, इजीली बोल रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा एप्टीट्यूड यूज करते तो हाँ, आप 8 से 9 तक भी जा सकते थे, बट हाँ, उससे ज्यादा थोड़ी चीजें इसमें ऐसे दे रखी है, नहीं समझ में आ रही थी, है ना। तो ये जो था ये सॉल्वेबल था, क्यों? क्योंकि देखो, कोबाल्ट हमेशा से न्यूज में है, लिथियम हमेशा से यूज में है, क्योंकि ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज में रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो मोटर व्हीकल्स हैं उसमें दो चीजें अभी मेनली बात करी जा रही है, जिसके ऊपर वो करी जा रही है, लिथियम और कोबाल्ट के ऊपर। बट अब कहाँ पे हम बढ़ रहे हैं? अब हम बढ़ रहे हैं हाइड्रोजन की तरफ। बट एक और टेक्नोलॉजी अभी हमें देखने को मिली थी, किसके बारे में? वो थी सोडियम से रिलेटेड, कि सोडियम के हेल्प से भी मतलब बैटरीज को चलाया जा रहा है। तो अभी ये जो फार फ्लेच्ड है ये थोड़ी सी सोडियम वाली टेक्नोलॉजी, बट हाइड्रोजन वाली टेक्नोलॉजी अभी हमें देखने को मिल रही है ना। अभी आपने देखा होगा कि बनारस में, वाराणसी में हमने अपनी पहली एक हाइड्रोजन की शिप भी देखी है, मतलब कि वो उसके लिए है, जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो अब आपको इस हाइड्रोजन रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कहाँ पे कवर किया? मैंने करंट अफेयर्स में करवा दिया ये, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज करंट अफेयर्स में पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, आपने मैगजीन भी पढ़ ली है, तो आप उस क्वेश्चन को कर लो जो मैं वहां पे करवाता हूँ, क्योंकि मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। मैगजीन में आपको पूरा टेक्स्ट मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई, बट उसमें से क्या उठा के आपको पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आप उन मैगजीन को पढ़िए, आप वो मत छोड़िए जो आप कर रहे हैं, आप वो करिए। बट उसके बाद ज्यादा टाइम के ये करंट अफेयर लेक्चर्स आपको नहीं दिखेंगे, महीने में 9 घंटे के होंगे या 8 घंटे के होंगे। अगर एक एक घंटा देख के भी करोगे तब भी 9 दिन में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली, आप इसे करो, वहां पे मैं ऐसी चीजें करवाता हूँ। तो अब ये क्या है? यहाँ पे बोला गया कि वर्ल्ड का जो कोबाल्ट है उसका 3/4 हमें कहाँ पे मिलता है? वो कोबाल्ट, वर्ल्ड वर्ल्ड का जो कोबाल्ट है वो 3/4 हमें कहाँ मिलता है? ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमें देखने को मिलता है। अब क्या इसमें मैं बहुत कुछ अलग कर सकता था? नहीं, मेरे को सिंपल बेसिक फैक्ट था ये। और ऐसी चीजों के लिए मैं पॉइंटर्स ऐड करता हूँ करंट अफेयर्स में, जो आपको क्या याद रखने, जो आपको फैक्ट्स याद करने, स्टेट ऑफ फैक्ट्स। आपको उसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, वो ऐसी चीजों के बारे में ही मैं देता हूँ पॉइंटर्स में, ठीक है। वो भी इन करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब देखो, मैं यही कह रहा हूं, वो यहां पर कुछ भी डाल सकते थे, कॉन्गो की जगह कोई और रिवर डाल देते और उसका बेसिन पूछ लेते, ठीक है। बट क्या आप सबका बेसिन याद कर सकते हो? नहीं। तो अगर आपको चारों में से नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा है, तो कोई बात नहीं, आप लीव कर दो, ठीक है। आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ना यहाँ आप एप्टीट्यूड यूज कर सकते हो, ना देखो, मैं तुक्कों के तो मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं हूं कि आप तुक्के मारिए, आप ये करिए वो करिए, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं बात करता हूं, अगर एप्टीट्यूड लग रहा है लगाओ, नॉलेज वर्क कर रही है करो, नहीं कर रही है भाई आगे बढ़ जाओ, अपने नेगेटिव मार्किंग की तरफ मत जाओ। दो ऑप्शन तक पहुंच जाते हो कि हाँ मुझे पता है इन दोनों में से कोई एक होगा, तो बात अलग है, तो आप कर लो। बट आप ये मत करना, तुक्के मारने मत जाना वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कॉन्गो बेसिन क्या है, फिर ऐसा आंसर को करते हैं। देखो, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ओके। ये जो आपको कॉन्गो बेसिन देखने को मिलेगा, ये आपको सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 6 कंट्रीज में कॉन्गो बेसिन आपको देखने को मिलेगा। कैमरून में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, डीआरसी में, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, दोनों अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी में, उसके बाद गैबन में। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपको सब कुछ सेंट्रल एशिया में देखने अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैं आपको भी बता देता हूँ। हम्म, 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 हम्म। तो अभी हमने देखा कैमरून जो है वो हमें दिया गया है वहां पे, सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, तो वही इसका आंसर है, ठीक है। बट इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आगे स्किप करके आगे बढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड का। एक मिनट रुकना बस, इसको सेट कर लेता हूं मैं। नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड, चलिए। तो आपके पास कितना है इसके, आपके पास है 15 सेकेंड्स, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए। अब देखो क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चंस हार्ड हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी हार्ड है, बट मैं क्या करता, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो यूपीएससी है वो एक्सट्रीम जा सकता है। उसने 3 स्टेटमेंट बनाई, 3 में से एक भी करेक्ट नहीं रखी, इसका आंसर नन है, ठीक है। तो मैं आपका ये भी बायस हटाना चाहता हूँ, जो आपको उस प्रेशर में आता है कि यार 3 स्टेटमेंट दिए, कोई तो करेक्ट होगा। तो मैं आपका ये बायस हटाना चाहता हूँ, क्योंकि नन भी आंसर हुआ है, और 2 बार अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा आंसर नन ही होगा, ठीक है। अब मेरे को तो याद हो गए, मैंने तो इतनी बार पढ़ लिए कि किसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अमरकंटक हिल्स की बात करें, आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड शायदरी रेंजेस। एक मैं आपको बात बताता हूँ, अमरकंटक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार पढ़ी है, ठीक है। और इस वजह से ये नॉलेज आपकी यहाँ काम करनी चाहिए कि अमरकंटक जो है विंध्य और शायदरी रेंजेस के साथ नहीं है, विंध्य और सतपुरा रेंजेस के साथ है, सतपुरा। ये आपकी नॉलेज थी जो आपको करनी थी, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, एमपी में। फिर आते हैं एक बिलीगिरी रंगन हिल्स। अब बताओ, एक ऐसी हिल जिसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं, उसको दे दिया गया। ऐसे ही शेषाचलम हिल्स भी आपने बहुत कॉमनली पढ़ा नहीं, जितना कॉमनली आपने अमरकंटक वगैरह को पढ़ा है, ठीक है। अब इन्होंने दो ये चीजें दे दी, और एक को बोला कि ये ईस्टर्न मोस्ट है सतपुरा रेंज के, और एक को बोला ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट्स के। अब अगर इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ सकते हैं कि अगर, क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत पीसीएस वगैरह दिया होगा ना, तो वहां पे इसका जिक्र है इसका। तो मुझे इतना पता था कि ये ईस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, क्योंकि मेरा काम भाई, मेरा तो हमेशा से रहा है कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही डीप में पढ़ो, ठीक है। तो उसमें इस हिल्स का जो है वो जिक्र था, तो मुझे पता था ये ईस्टर्न घाट्स में, ये वेस्टर्न घाट्स में तो नहीं है। तो ये साउदर्न मोस्ट पार्ट हो कैसे सकता है वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। बट फिर से कहूंगा ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था। बाकी ये भी गलत दे रखा था, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ही नहीं सतपुरा रेंज का, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करता है, ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है साउथ ईस्ट कर्नाटका में, ठीक है। तो जब साउथ ईस्ट कर्नाटका में ये है, तो ये सतपुरा रेंज का कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पे कोई कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस वजह से ये गलत था। बट मैं आपसे वही कहूंगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हार्ड था, इसको करना मुश्किल था, और वैसे भी इतना एक्सट्रीम बना दिया कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इन्होंने गलत थी। तो इसको कोई बात नहीं, अगर आप
से ये सॉल्व नहीं हुआ है, बट अब आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों हिल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इतना आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे होमवर्क में लिख लीजिएगा कि आपको इन 3 हिल्स को कहाँ पे देखना है, आपको इन 3 हिल्स को मैप पे देखना है, गूगल पे डाल दीजिएगा, आ जाएगा। और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। ठीक है, क्यों यार, ये उस टाइम पर तीनों चीजें न्यूज में थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भी था, ठीक है, ट्राइलेटरल हाईवे भी था जो यहाँ कनेक्ट करता था मोरे को और थाईलैंड को, और जो ये बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था, ये भी न्यूज में था। और ये एक साथ न्यूज में नहीं थे, ये 2-3 साल से न्यूज में थे। तो इनसे क्वेश्चन बनना था और उन्होंने बनाया। और इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहता ये कि मतलब कि ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं किया जा सकता था, ये बिल्कुल किया जा सकता था, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, तो मैं इधर से इसे लेके आता हूँ यहाँ पर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 जगहों को जोड़ता है, इसलिए तो क्वाड्रिलेटरल बोला गया। ठीक है, किस किस को जोड़ता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे पोरबंदर से किसको जोड़ेगा, हमारे ईस्ट साइड में सिलचर को। सिलचर तरह मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पर है। ठीक है, इसको ये जोड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखा कि डिब्रूगढ़ और सूरत, कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने ये गलत किया है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट का, और वो कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ को और सूरत को। अब उनके लिए बहुत आसान था यहाँ पे कि इनमें से एक को गलत कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ईस्ट वेस्ट बोला था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ही गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि किसको कर रहा है, पोरबंदर से सिलचर को। अब उसके बाद आया ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड। और मुझे पता चल गया इन्होंने एक्स्ट्रा जो लिखा ना यहाँ पे वाया म्यांमार, मुझे पता था ये स्टेटमेंट गलत है, मुझे पता था ये एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज लिख रहे हैं, ये गलत करेंगे। ठीक है, और इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने ऐसे ही किया, क्योंकि ये मोरे इन मणिपुर को कनेक्ट तो कर रहा था, बट किससे कर रहा था, ये कर रहा था माई सोट को, माई सोट को, माई सोट को कहां से, थाईलैंड से कर रहा था। ठीक है, तो अब ये चीज कब हो सकती है, जब आप यार करंट अफेयर्स को प्रॉपरली करो और उतना करो जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी आप इसे कर सकते हो, ये भी गलत है। फिर वही बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो किसे कनेक्ट कर रहा था, क्या वो वाराणसी उत्तर प्रदेश को कमिंग इन चाइना से कर रहा था, नहीं। वाराणसी इन उत्तर प्रदेश को नहीं कर रहा था, वो किसको कर रहा था, वो कोलकाता को कर रहा था। अब देखो, 2 क्वेश्चन एक साथ, 6 डेटा अलग अलग तरीके से, और 6 के 6 डेटा गलत। 6 के 6 कैसे, क्वेश्चन नंबर 9 में 3 डेटा गलत, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 डेटा गलत, नन इसका भी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम देंगे, ये मत सोचना कि यूपीएससी एक्सट्रीम नहीं जा सकता है। अगर आपका कॉन्शियस, आपकी नॉलेज कह रही होगी कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इस बात को बिल्कुल मत सोचना कि नन नहीं हो सकता, इतना एक्सट्रीम कैसे जाएंगे, वो 2 क्वेश्चन में लगातार वो गए हैं। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है ना कि आपके ए 5 करेक्ट ठीक हो गए साथ ही साथ, और आप सोचोगे जब उसे मार्क कर रहे हो कि ओएमआर में कि भाई ये 5 के 5 ए कैसे हो सकते, नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है, आप याद रखना, अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे जो मैंने आपको करवा दिया, उसमें करेक्ट एक ही सीक्वेंस के सारे 5 आंसर भी साथ में ठीक है। उनको पता है आप क्या सोचते हैं, आप कहाँ पर आपका दिमाग घूम जाएगा ओएमआर शीट को भरते हुए, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। आप प्लीज इस बात को याद रखना। आप ध्यान रखना कि आप अगर एग्जामिनर होते तो आप बच्चों को कंफ्यूज कैसे करते। मैं बोल रहा हूँ प्रीलिम सिर्फ निकालने के लिए, छाटने के लिए, तो आप कैसे छाटोगे बच्चों को, ये भी आप सोच लेना। ठीक है, उसी ट्रिक के साथ आगे बढ़ना। 39% बचा है बस, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत डुएबल, क्यों डुएबल था, बेसिक नॉलेज से। यहाँ पे लिखा है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेन, ये वाले क्वेश्चन सबसे इजी टू सॉल्व होते हैं। क्यों, एक भी स्टेटमेंट अलग अलग गलत हो गई ना, तो आपको बाकी 3 के बारे में सोचना ही नहीं है। देखो,
India, despite having uranium deposit, depends on coal for most of the electricity production. आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल प्रोडक्शन से होती है, तो ये तो बात एकदम ठीक है कि यूरेनियम डिपॉजिट हमारे पास है, बट फिर भी हमें कोल से अपनी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करनी पड़ती है, राइट? तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अब जो है डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहला करेक्ट हो गया। फिर यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, मैंने आपको क्या बोला है, जब भी यूपीएससी 2014 से बताते हुए आ रहा है आपको, जब भी उसने ऐसा लिखा हो कि ये चीज तो तभी होगी जब ये प्योर कंडीशन पूरी हो रही है, या फिर ऐसा लिख दिया गया है कि ये चीज तो ये लेके आया था, ये चीज फर्स्ट टाइम इसने स्टार्ट करी थी, ऐसी स्टेटमेंट गलत होती है। और जब भी वो डेटा गलत करेंगे वो एक्सट्रीम पे जाके डेटा गलत करेंगे, वो ऐसा नहीं है 55% को 60% बना देंगे या 60% बना देंगे 70% को, वो इतना छोटे लेवल पे नहीं खेलते, वो खेलते हैं एक्सट्रीम लेवल पे जब वो डेटा गलत करते हैं, तो उन्होंने यहां भी ऐसे ही किया। अगर आपको यूरेनियम के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा भाई सिर्फ और सिर्फ 5% चाहिए होता है अराउंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। यूरेनियम अगर एनरिच्ड है कहीं पर, तो अगर सिर्फ 5% भी यूरेनियम आपको देखने को मिलेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकता है। और देखो 5% से इन्होंने कितना एक्सट्रीम बनाया, 60% पे ले गए, नहीं 5%। समझे इस चीज को? तो यहाँ पे क्या होगा, सी स्टेटमेंट। अब वन ए और बी को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके लिए तो दोनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए थी, ठीक है? तो इसलिए इन्हें सॉल्व करना आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे यूरेनियम के बारे में आप देख लीजिए, यूरेनियम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है? इंडिया के पास हाई ग्रेड यूरेनियम है बट लिमिटेड है। लिमिटेड भी है तो कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, सिर्फ 0.28% है इंडिया के पास जो रिजर्व है यूरेनियम के। कहाँ पे देखने को मिलता है, सिंघभम, जो फिर कहाँ पर है, आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। और तुमल्ला पल्ले में देखने को मिलता है, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है? रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि तो जो झारखंड है वहां पर आपको जितना भी रिजर्व देखने को मिलता है उसका हाईएस्ट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है, अराउंड 70%, ठीक है? और फर्स्ट माइन जो है जो स्टैब्लिश करी गई थी यूरेनियम की, वो कहाँ पे करी गई थी, वो झारखंड में ही करी गई थी, जादूगोड़ा में। कब? 1967 में। फिर उसके बाद तो आपको पता है, मैंने अभी बताया, तुमल्ला पल्ले जो है आंध्र प्रदेश में, प्लीज याद रखना ये तुमल्ला पल्ले कहाँ पर है, जादूगोड़ा कहाँ पर है, सिंघभम कहाँ पे, सिंघभम तो सबको याद होता है ना, ये चीज प्लीज याद रखना। और भी क्या साइट्स है जहाँ पे मिलता है, बिल्कुल मेघालय में मिलता है आपको, राजस्थान में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, ठीक है? बट मेजरली आपको दो साइट्स याद रखनी है, कौन सी है, सिंघभम, तुमल्ला पल्ले, और फर्स्ट माइन की बात करें तो जादूगोड़ा, बस ये आपको याद रखना है। ये एक्चुअली कौन सी रॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी रॉक फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं और धारवड फॉर्मेशन है, वहां पे आपको ये यूरेनियम के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। इंडिया वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, बट उसके बाद भी हम अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें कि हम इंपोर्ट्स कहाँ से करते हैं, तो रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कनाडा से हम यूरेनियम का इंपोर्ट करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी यूरेनियम से रिलेटेड, ओके? और अगर कितना एनरिच होना चाहिए, सिर्फ 5% भी यूरेनियम होगा तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जितना सिंपल इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था उतना ही सिंपल ये वाला क्वेश्चन था जो आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये देखो, मैरूसिपल्स मार्सू मार्सूपियल्स मार्सूपियल्स अगर आपको नहीं पता क्या होते, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने देखा मार्सूपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, आपको नहीं पता कि मिलते हैं नहीं मिलते, आपने डैश लगाए आगे बढ़े। अब यहां पर देखो स्टेटमेंट को कितना एक्सट्रीम किया गया है। अब आपकी 2024 से 2022 तक की जो नॉलेज है, जो एप्टीट्यूड है, जो लैंग्वेज समझने का तरीका है, वो काम आ रहा है। देखो, मार्सूपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, जहां पर एक भी प्रेडेटर नहीं है। मुझे एक भी ऐसी जगह बता दो जहां पर कोई प्रेडेटर नहीं होगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है, और वो भी माउंटेन ग्रासलैंड्स में, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेडेटर देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों तो आपस में ही नहीं बात हो रही, ठीक? ठीक है कि माउंटेन के जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पर तो प्रेडेटर आपको देखने को मिलते हैं भाई, और इन्होंने बोल दिया ऐसी जगह जो माउंटेन ग्रासलैंड्स में हो जहाँ प्रेडेटर ही नहीं होते, भाई ये तो एकदम ही गलत है। वैसे भी ये माउंटेन ग्रासलैंड्स में नहीं देखने को मिलते हैं, ये तो हमें एरिड और सेमी एरिड एरियाज में देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छा मार्सूपियल्स का क्या एग्जाम्पल है, कंगारू।
इसका मतलब क्या होता है, मार्सुपियल्स वो होते हैं, देखो क्या है कि वो जानवर, वो एनिमल्स जो एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म तो देते हैं बट वो बिल्कुल अंडर नरिश्ड होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उन्हें अपनी पॉकेट में रखते हैं। उनके पास एक पॉकेट होती है, जैसे कंगारू के पास आपको एक पॉकेट देखने को मिलती है ना, उस पॉकेट में उसको वो डेवलप करते हैं। फिर पहले वो अंडर डेवलप्ड होता है जब वो उसने जन्म लिया है, ठीक है। तो उनको मार्सुपियल्स बोलते हैं। वो आपको एरिड और सेमी एरिड एरिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखने को मिलेगा, यूएस के एरिड सेमी एरिड एरिया में देखने को मिलेगा, माउंटेन ग्रासलैंड्स पे तो नहीं देखने को मिलता है ना। तो ये वैसे ही गलत है, बट आप इसे कैसे कर सकते थे यार, देखो ये स्टेटमेंट ही कितनी गलत है कि सिर्फ वहां मिलते हैं, और वो भी वहां जहां कोई प्रेडेटर नहीं है, कितना एक्सट्रीम है यार, ठीक है। तो इस वजह से जब एक स्टेटमेंट आपको पता चल गई गलत है, और आपको पता है ये वाले ऑप्शंस तो सबसे आसान होते हैं करना, है ना, तो आपको दिखा एक गलत है तो आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच गए, आपको फर्स्ट का पता होना भी जरूरी नहीं है। कौन सा हो गया, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि कहाँ मिलते हैं, क्या होते हैं, वो सब यहाँ पे लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी डुएबल था। डुएबल था, क्यों डुएबल था, देखो मैं आपको बताता हूं। अब मैं वही कह रहा हूं ना कि लोगों ने सोचा पहले 5 क्वेश्चन देके हवा उड़ गई, बाद के क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगा। ये हुआ उनके साथ वहां पे, पहले 5 क्वेश्चन देखे, ओनली वन ओनली टू, और उसमें दिमाग उड़ गया, इतने तगड़े क्वेश्चंस बना दिए उन्होंने कि उन्हें सॉल्व करना वॉज रिलेटिवली हार्डर, अगर आप उस शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो। बट अब ये देखो क्वेश्चंस कितने आसान थे, ये बोला गया इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग्स टू व्हाट। आपने नहीं पढ़ा किसी के भी बारे में तो छोड़ो ना, आप इधर आओ जरा, पहले देखो इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज के ऊपर कौन डेटा बनाएगा, इन्वेसिव स्पीशीज क्या करती है, इन्वेसिव स्पीशीज क्या करती है, इन्वेसिव स्पीशीज जहां पर भी होती है वो लोकल एनवायरनमेंट को मार देती है, ठीक है, और खुद ग्रो करना शुरू करती है। तो इसके लिए इन्वेसिव स्पीशीज को क्या करना पड़ता है, मारना पड़ता है, क्यों, ताकि वहां का जो लोकल एनवायरनमेंट है उसे कंजर्व करा जा सके। तो ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड नहीं होगा, खुद सोचो। इन्वायरमेंट प्रोग्राम वाली जो भी चीजें हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात करते हैं, और बाकी जितनी भी चीजें उससे बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर की बात करें, उनका अलग सिस्टम है, उनकी अलग चीजें। बट आपको पता है जो भी चीज नेचर को हार्म करती है उसको रोकने का, उसको कंजर्व करने का, उससे रिलेटेड डेटा तो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, वो निकालती है। तो अगर आपको पता भी होता ना कि इन्वेसिव स्पीशीज पर कौन बात करता है, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर में जब IUCN UNEP ये सब बताया था, तब मैंने आपको सब कुछ समझाया कि कौन क्या काम करता है, तो आप वहां से इसे कनेक्ट कर सकते थे, ये डुएबल था, ठीक है। बट अब नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में IUCN जो है उसके बारे में आप पढ़ लो, ठीक है। 1948 में इसे स्टैब्लिश किया जाता है, और बोला जाता है ये वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट है और लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल नेटवर्क है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो IUCN की रेड लिस्ट है, ऑब्वियसली जो रेड लिस्ट आती है वो कौन निकालता है, IUCN निकालता है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन देता है, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पे बात करता है। तो कंजर्वेशन किससे, इन्वेसिव स्पीशीज क्या कर रही है, कंजर्वेशन को हार्म कर रही है ऑब्वियसली, तो कौन करेगा इस पे काम, यही करेगा, सिंपल है। ये क्या करता है, IUCN एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो स्टेटस ऑफ नेचर को चेक करता है, प्लस मेजर करता है कि कैसे उसे सेफगार्ड, उसके लिए सेफगार्ड प्रोवाइड किया जा सके, है ना, उसको कैसे बचाया जा सके। उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड पॉलिसी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये एक ब्रिज क्रिएट करता है साइंटिफिक डेटा एंड पॉलिसीज के बीच में। आपको पता है कि कोई भी पॉलिसी अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, तो ये डेटा भी प्रोवाइड करता है और उसके बाद ये पॉलिसीज भी बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जो आपको रेड लिस्ट देखने को मिलती है, जिसमें आपको नौ नौ कहाँ लिखा है, ये लिखा है, 9 कैटेगरीज देखने को मिलती है IUCN की रेड लिस्ट में, आपको 9 कैटेगरीज देखने को मिलती है। वो कौन बनाता है, वो IUCN बनाता है। लो जी बैटरी और कम हो गई, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं इसको। वो IUCN बनाता है। मुझे ना ऐसा लगता है जैसे ही मैं इसमें मतलब कि चार्जर लगाता हूँ वैसे ही आवाज जो है उसमें वो गूंजने लग जाती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि बिना ही मतलब एक ही चार्जिंग में मैं क्लास को खत्म कर पाऊँ, है ना। आई डोंट नो ये क्यों होता है, बट चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जो 9 कैटेगरीज है वो कौन डिफाइन करता है रेड लिस्ट की? वो आईयूसीएन करता है, जिसमें क्या आता है? एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएट, है ना? अब एक चीज याद रखना, बहुत बार ना क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, नहीं है, ये वो, बट ना याद रखना, जिस दिन आईयूसीएन या फिर रेड लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन बना दिया ना, वो यहाँ पे आपको घुमा देंगे, 9 की जगह 6 लिख देंगे, या 4 लिख देंगे, या 5 लिख देंगे, जितनी आपको पता है, ठीक है? तो प्लीज याद रखना कि 9 कैटेगरीज हैं इसमें, रेड लिस्ट में। फिर इसमें आपकी मेंबरशिप गवर्नमेंट भी ले सकती है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी ले सकती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 14। अब ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है? क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं। ओके, देखिए, क्वेश्चन ये हार्ड था, इसको मैं मानता हूं ये हार्ड था। क्यों हार्ड था? देखो, बोला गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल, ठीक है? नॉक्ट्यूर्नल। अब देखो क्या है, नॉक्ट्यूर्नल का मतलब क्या है कि वो जो रात में एक्टिव हो, वो एनिमल्स जो रात में एक्टिव हो, ठीक है? मैं इसमें क्यों कंफ्यूज हुआ? मुझे पता है मकाऊ एक मंकी टाइप का जानवर होता है, तो ऑब्वियसली वो तो डे में ही हमें देखने को मिलते हैं, डे में ही वो एक्टिव रहते हैं, तो मुझे पता था ये तो आंसर नहीं हो सकता। सिवेट मुझे पता है कि एक छोटा जानवर होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा रात को जाता है, तो मुझे ये भी पता था कि क्योंकि करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में सारे जानवर आते रहते हैं बार 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 बार, तो हमें पता होता है कि कौन सा जानवर कैसा है, और मुझे पता है जब भी कोई जानवर पढ़ना है तो उसमें ये थोड़ी पढ़ना है कि कैसा है क्या है, नहीं पढ़ना। मुझे क्या पढ़ना है? मुझे ये पढ़ना है सबसे पहले कि कहाँ पे मिलता है, फिर मैं पिक्चर देखता हूँ, पिक्चर ही बहुत कुछ चीजें क्लियर कर देती हैं, उसका साइज वगैरह देख के कि वो कब एक्टिव रहता होगा कब नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कब एक्टिव रहता है, क्या वो डाईयूर्नल है, क्या वो नॉक्ट्यूर्नल है, क्या वो एक और वर्ड होता है क्रेपिस्क्यूलर, ठीक है? इसका मतलब होता है कि सुबह सुबह एकदम एक्टिव रहता है और शाम में एक्टिव रहता है, ठीक है? तो एक तो ये तीन, इनमें से कौन सा है वो। उसके बाद देखते हैं कि उसकी आईयूसीएन रेड लिस्ट में उसका स्टेटस क्या है, ठीक है? क्या वो इंडिजीनियस है या नहीं है, वो देखते हैं। वो कैसे पता चल जाता है? लोकेशन देख के कि कहाँ पे मिलता है। बस ये चीजें देखनी होती है। और अब एक और चीज ऐड करनी पड़ गई है मुझे इसमें, क्योंकि एलिफेंट से रिलेटेड, जेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड चीजें पूछ ली थी, तो फिर वो भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। ये 5 चीजें पढ़ी होती है तो फिर समझ में आ जाता है। जैसे मकाऊ है, मकाऊ देख लिया मैंने, एक मंकी टाइप की स्पीशीज है, ये एक्टिव रहती है डे में, ठीक है? तो मुझे ये पता था ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो मैंने क्या हटा दिया? ऑल 3 हटा दिए। फिर मुझे पता है सिवेट जो है, मैंने फोटो देखी हुई थी, ठीक है? मैंने फोटो देखी हुई थी, तो मुझे पता था सिवेट जो है ये रात को ही घूमता है, ज्यादा बड़ा एनिमल नहीं होता, छोटा एनिमल होता है, छुप छुप के अपना काम करता है, ठीक है? मुझे इतना पता था सिवेट है। बट द क्वेश्चन वाज सांबर डियर, ठीक है, कि ये क्या रात में एक्टिव रहते हैं या दिन में एक्टिव रहते हैं, और ये कंफ्यूजन था, ठीक है? तो हुआ क्या, आप कंफ्यूजन उस टाइम पर हुआ, अब क्वेश्चन हार्ड लगा, तो फिर कोई करने का फायदा नहीं है आपका भी, है ना? तो आप भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे पता था ये है, तो मेरा नन भी कट गया था, मैं 2 ऑप्शन में रह गया, तो आपको भी 2 ऑप्शन में आ गए। मैं देखो, मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ जैसे मैं पेपर सॉल्व करने बैठा हूँ, ठीक है? इसलिए मैं इसे आपकी उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं वहां पे बैठा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपको भी यही चीजें देखनी है। अब जब पढ़ोगे सांबर डियर के बारे में, तो आपको पता चलेगा ये तो क्रेपस्क्यूलर है, मतलब कि एक्टिव ड्यूरिंग डे, डॉन, सॉरी, डॉन एंड डस्क, मतलब सुबह सुबह के टाइम एकदम और शाम के टाइम पर, तो आफ्टर सनसेट नहीं है, ठीक है? तो ये भी गलत है। बट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया, दोनों को आंसर माना था, ओनली 2 मार्क किया था, बट एक्चुअल में यूपीएससी ने जब आंसर की निकाली तो वो ओनली 1 आंसर आया। एंड दिस इज द रीजन कि मेरे को अभी थोड़ा सा, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2025 का आपको पेपर करवाऊं या ना करवाऊं, क्योंकि अभी उसकी जो आंसर की है वो नहीं आई है ना? अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेसिस पे, आंसर्स के बेसिस पे मैं वो करवाना नहीं चाहता, ठीक है? आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट। लेकिन आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखो, ओनली 2 मार्क किया था, बट सिर्फ और सिर्फ कौन था? आंसर नंबर 2 था इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? तो ये थोड़ी चीजें हैं जो 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर जो है वो ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है, बट इस पे हम बाद में बात करेंगे, दिस इज नॉट एन इशू राइट नाउ, ठीक है?
वन डे एट अ टाइम चलते हैं, पहले 2024 तक खत्म करते हैं, उसके बाद 2025 देखेंगे। चलिए, तो ये हमने देख लिया, हाँ जी देख लिया। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। अब ये क्वेश्चन एकदम निठल्ला क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ से क्यों पूछ लिया। अब कैसे याद रखिएगा कोई इंसान की वैगल डांस कौन करता है, कौन सा इनमें से जान वो फ्लाई करती है। अब ये क्या किया, इसमें बोला कि वैगल डांस करते हैं इनमें से एक बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी और वास्प में से। क्यों करते हैं वो, ताकि वो अपने आसपास के जो उनके साथ के मेंबर्स हैं उन्हें बता पाए कि एक आगे फूड पड़ा है और वो उसकी डायरेक्शन इतनी है और उसका डिस्टेंस इतना है और डायरेक्शन ये है। अब यार कहाँ तक याद करोगे कौन बैगल डांस करता है, कौन कौन सा डांस करता है, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर नहीं आता तो स्किप कर देना, ज़्यादा मतलब कि उसे ट्राई करने की कोशिश मत करना, ज़्यादा चांसेस होंगे कि गलत कर दो। तो इसका आंसर क्या था, हनी बी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैनी ऑफ द क्वेश्चंस वर हार्ड, बट बट आपको यही तो चूज करना है कि मेरे को कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, कहाँ मेरा एप्टीट्यूड काम कर रहा है, कहाँ मेरा एप्टीट्यूड काम नहीं कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा 2014 से लेके 2022 तक के पेपर हमने सॉल्व करे, उनका लेवल इतना हार्ड नहीं है। 2023 का जो लेवल है वो भाई बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया। ठीक है, ऑप्शंस को भी चेंज करके और ऐसी चीजें भी पूछ कर। ठीक है, तो आपको मैं इतना बोलूंगा कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, अपना उन क्वेश्चंस को पहले आप करिए जो आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को तभी करिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं। अगर पता है ठीक है, नहीं पता तो आगे बढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्वेबल है, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज के सेशन में भी हमने देखा, अगर मैं सिलेक्टिवली आंसर करता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से नेट 14 मार्क्स लेके चले जाता, 14 से 16 मार्क्स, अगर मैं सिलेक्टिवली करता वही क्वेश्चन जो मुझे आते हैं। लेकिन अगर कोई सारे के सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो शायद 9 या 10 मार्क्स पे ही रह जाए। ठीक है, और आपको पता है एक एक मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपना जो चूज करने का तरीका है ना उसे आप अच्छा करिए कि मुझे ये क्वेश्चंस चूज करने हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही था। और बाकी जो है मैंने काफ़ी चीज़ें मंथली करंट अफेयर्स में ऐड करी हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की करंट अफेयर्स विद क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने वो करवाई है। रोज सुबह 8 बजे, रोज सुबह 8 बजे आपको एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है। सिर्फ 10 टू 15 मिनट्स की क्लास होती है, आप उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप डेली करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड, आप उससे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।